हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की करंट अफेयर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के सभी करंट अफेयर जो कि जुलाई 2021 में न्यूज़ में रहे। ओके, तो इन सबको हम डिटेल रूप में देखेंगे। क्वेश्चन वाइज हम नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ा फिर समझा रहे हैं। आपको थ्योरी समझनी है, क्वेश्चन वहाँ से बहुत सारे निकल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और नाबार्ड के तो फॉर्म भी निकल चुके हैं। ठीक है, तो इन सब परीक्षाओं के लिए आपके काम की ये मैं चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ये गारंटी हमारी है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक भी करंट अफेयर वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। बहुत डिटेल में बनाए गए हैं, बहुत सारे सोर्सेज को लेकर के। ऐसे करंट अफेयर भी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी आपको क्लीन पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और जो एनोटेड पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी क्विक रिवीजन के लिए। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे काम के हो जाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप कीजिए कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए। आगे चलते हैं, पहली स्कीम की तरफ चलते हैं। सबसे पहली स्कीम खास हो जाती है क्योंकि आपको कई जगह पढ़ाई नहीं जाएगी लेकिन आपके काम की है। जैसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, PMFME स्कीम। इसको 1 साल हो चुके हैं कंप्लीट हुए हुए। तो हमारी जो स्कीम है इसको लागू हुए हुए 1 साल हो चुका है और हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या काम का हो जाता है। सिर्फ ये स्लाइड काम की है, इससे ज़्यादा आपको इस स्कीम के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इसको यहाँ पर लागू करती है। देखिए, ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना है, देखिए जितनी भी इंडिया के अंदर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं उन सभी को फाइनेंशियल सुविधा अवेलेबल करानी है, टेक्निकल सुविधा, बिजनेस सपोर्ट उन लोगों को प्रोवाइड कराना है और साथ ही टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भी उनको प्रोवाइड कराना है। ओके, इसको लॉन्च किया गया था अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, याद रखना। और ये इंप्लीमेंट की जाएगी 2020-21 से 2024-25 तक। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम यहाँ पर करेगा, इसको एज ए नोडल बैंक इसके अंदर बनाया गया है। ओके, तो आप देखेंगे इसके सैलिएंट फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे इस स्कीम के, कि इस स्कीम के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कंपोनेंट को जोड़ा गया है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट जरूर होता है जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर अच्छा कर सकता है, तो हम उस प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर आपको कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है। ओके, फिर जो फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है इन सबको भी आपको सपोर्ट करना है। सीड कैपिटल प्रोवाइड करानी है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। सीड कैपिटल वो कैपिटल होती है जब एक जो स्टार्टअप होता है वो उसकी इनिशियल स्टेज में ज़रूरत होती है उसको पैसे की, उसको सीड कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करानी है, साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करानी है और साथ ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कराना है। तो ये सब बहुत ही ईजी चीज़ें थी, आपको इन चीज़ों को एज ए के ऐसे ही रटना पड़ेगा। ठीक है, और कोई चारा नहीं है। उसके बाद चलते हैं अगली स्कीम की तरफ। अगली स्कीम आपकी स्कीम क्या न्यूज़ की तरफ देखते हैं कि क्या है। तो आपको मिलेगा कि एक आपको फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये एक तरीके की स्कीम ही है और आपको मिलेगा कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है और लॉन्च की गई थी 2019-20 में। 3 साल के लिए स्कीम लॉन्च यहाँ पर की गई थी। अभी जो है ये करंटली इंप्लीमेंट की जा रही है इन 6 स्टेट। नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय ये फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस स्कीम यहाँ पर लॉन्च की जा रही है। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू अगर आप देखें तो आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये इन सब में आप यहाँ पर अनाज बांटते हो। ठीक है, गेहूँ चावल मोटे अनाज आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ओके, तो उस डिस्ट्रीब्यूट में जब आप राइस को यहाँ पर बांट रहे होते हो तो उनमें आप देखें विटामिन की कुछ मिनरल्स की कमी यहाँ पर रह जाती है। उस राइस के अंदर विटामिन की मिनरल्स की कुछ कमी रह जाती है। इस विटामिन की मिनरल के कंटेंट को यानी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को राइस में बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी टू इंक्रीज विटामिन। ठीक है, तो इंक्रीज विटामिन एंड मिनरल कंटेंट ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाई जा सके। अब बताइए कि आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू खरीदारी कौन करेगा? गरीब लोग करेगा। ठीक है, तो गरीब अगर इस तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू परचेज कर रहा है तो उसको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देने से क्या हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हमारे जो टारगेट हैं न्यूट्रिशन को लेकर के वो पूरे हो सकते हैं? हाँ, पूरे हो सकते हैं। हम एनीमिया से लड़ सकते हैं, हम माल न्यूट्रिशन से लड़ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके की स्कीम यहाँ पर चल रही है। तीसरी खबर आपके सामने यहाँ पर आ जाती है कि आत्मनिर्भर कृषि ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये इसका आपको लोगो मिलेगा। ठीक है, तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉन्च किया गया बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करता है। ठीक है, किस लिए लॉन्च किया गया है? ये क्रिएट करेगा, इक्विप करेगा फार्मर्स को कि जो एक्शनेबल
एग्रीकल्चर इंसाइट्स एंड अर्ली वेदर अलर्ट, ये इस ऐप के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फार्मर्स अपने मोबाइल में इस ऐप को रखें और लगातार इसको ओपन करेंगे तो आपको बताता रहेगा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या नई नई तरक्कीज़ हो रही हैं और साथ ही वेदर किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो आपको उस हिसाब से इरीगेशन करनी है, उस हिसाब से पेस्टिसाइड लगाने हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। 12 लैंग्वेजेस के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा और 5 स्टेजेस के अंदर ये एनविजन करेगा। जैसे डाटा एग्रीगेशन इसके अंदर होगा कि सॉइल टाइप कैसा होना चाहिए, सॉइल हेल्थ, मॉइस्चर कितना सही होता है, वेदर किस तरीके से चेंज है, वाटर टेबल कितनी है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर मौसम के हिसाब से क्रॉप सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, वाटर नीड फॉर ईच फार्मर कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। ओके, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट दिखेगा। मशीन लर्निंग के थ्रू आपका जो डाटा है वो किसानों को दिया जाएगा ऐप के थ्रू, और आपको मिलेगा कि अनेबल लोकल एंटरप्राइज सपोर्ट इंटरेक्शन एंड इंसाइट, तो किसानों को लोकल एंटरप्राइजेस के थ्रू जोड़ने का काम भी यहाँ पर करेगा। बात समझ में आई आपको? तो किसान की कोई भी समस्या है वो भी आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हो। तो ये ऐप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये ऐप लॉन्च किया गया। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि इन अ मेजर बूस्ट टू हार्नेस द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक शिपमेंट यहाँ पर भेजा गया बर्मीज़ ग्रेप्स का। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये आपको मिलेगी बर्मीज़ ग्रेप्स का। इनको यहाँ पर लेटेकू भी कहा जाता है। असम के अंदर आपको ये मिलेगा। तो असम से ये शिपमेंट यहाँ पर भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है याद रखना, दुबई को भेजा गया है, गुवाहाटी से भेजा गया है, एयर रूट के थ्रू भेजा गया है। और आपको मिलेगा कि ये जो आपका बर्मीज़ ग्रेप्स है ये असम के अंदर उगाए जाते हैं। इनको लेटेकू भी कहते हैं। ठीक है, LETEKU। ओके, और ये याद रखिएगा कि बर्मीज़ ग्रेप्स जो हैं ये विटामिन सी इनके अंदर ज़्यादा होता है, आयरन का कंटेंट भी इनके अंदर ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये आपको याद रखने हैं। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये भी बताया है कि रेड राइस भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किए गए हैं असम से। और साथ ही आपको मिलेगा कि अब जो काजी नींबू है जिसको असम लेमन भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये काजी नींबू इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है और इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा लंदन के लिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना जितने भी मिले, रेड राइस के बारे में, काजी नींबू, असम लेमन के बारे में, और आपको बर्मीज़ ग्रेप्स के बारे में भी याद रखना है। ठीक है, तो बर्मीज़ ग्रेप्स को यहाँ पर GI टैग नहीं मिला हुआ है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको देखना है। उसके बाद आपको अगली खबर की तरफ लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर स्पेशल ड्राइव लॉन्च की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को लेकर के आया जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अगर आप देखें तो आपको इसके अंदर इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। PMFBY प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस। अगर आपकी फसल को डैमेज हुआ है प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड, मतलब फसल बोने से पहले डैमेज है, फसल बोने के बाद डैमेज है, और नॉन प्रिवेंटल नेचुरल रिस्क होने चाहिए। ठीक है, जिन नेचुरल रिस्क से रोका नहीं जा सकता ऐसे रिस्क के खिलाफ 2% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा खरीफ क्रॉप, और 1.5% राबी क्रॉप, और 5% फॉर हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप आपका यहाँ पर इंश्योरेंस इसके अंदर किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ मिलेगी। अब इसको बूस्ट करने के लिए, इसके अंदर और फार्मर्स को लाने के लिए 1 जुलाई से हमने यहाँ पर लॉन्च की स्पेशल ड्राइव 75 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ताकि क्रॉप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा सके उन इलाकों में जहाँ पर क्रॉप पेनिट्रेशन लो है। ठीक है, तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये काम यहाँ पर किया गया। ऑलराइट, उसके बाद आगे चले तो आगे आपको खबर मिलेगी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यहाँ पर इनोग्रेट किया न्यू सेंटर फॉर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उसको ग्वालियर के अंदर यहाँ पर इनोग्रेट किया गया। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर इतना ही काम का है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे एग्जामों में। किसने लॉन्च किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। कहाँ पर लॉन्च किया? ग्वालियर के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड विच इज़ मैंडेटेड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हाईटेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हैं। साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेयर हाउसेज वगैरह है, उन सबको बनाने का काम भी इसका यहाँ पर है। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का नया सेंटर ग्वालियर के अंदर इनोग्रेट किया गया। उसके बाद आगे चलें तो एक होता है आपका इंडियन ब्लैकबेरी, जिसको कहा जाता है जामुन। इसकी एक स्पेशल वैरायटी डेवलप की गई है बाय द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, लखनऊ में बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। इसके द्वारा ये एक नई वैरायटी यहाँ पर डेवलप की गई है जामुन की, और इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा लंदन को। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर 90% से ज़्यादा फ्लैश मिलेगा आपको। ठीक है,
मतलब जो पल्प है वो आपको 90% से ज़्यादा मिलेगा, और ये एक्सपोर्ट की जाएगी लंदन को, याद रखना। और आपको याद रखना है कि इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं यूरोपियन मार्केट के अंदर। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन सी ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं, जो आपके आपके हार्ट हेल्थ को सही रखते हैं, डाइजेशन को, गम हेल्थ को, इनको सही रखते हैं। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखिए कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ से बनते हैं, ये याद रखना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? लखनऊ, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC के द्वारा, और इसका नाम है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट प्रोजेक्ट, जो कि शुरू किया गया राजस्थान के निचला मंडवा विलेज से, जो कि आपका पड़ता है उदयपुर के अंदर राजस्थान में। यहाँ से ये प्रोग्राम आपका शुरू किया गया। तो इस प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं प्रोजेक्ट बोल्ड, BOLT। बोल्ड की फुल फॉर्म याद रखिए, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितने भी आपके ऐसे रीजन हैं, एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन है, जैसे राजस्थान वाला रीजन है जहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है और ज़मीनें सूख रही हैं, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन सबको रोकने के लिए उन इलाकों में बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस लगाए जाएंगे, ठीक है। तो बैम्बू की फसल हम इन इलाकों में यहाँ पर लगाने वाले हैं जिनमें भी एरिड रीजन है या सेमी एरिड रीजन है या फिर डेजर्टिफिकेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऑलराइट, तो इतना सा इसका मकसद है प्रोजेक्ट बोल्ड का, इसको याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट बोल्ड का क्या मकसद है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, इंडिया इज सेकंड ओनली टू चाइना इन टर्म्स ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बैम्बू की डाइवर्सिटी में हम दूसरे नंबर पर आते हैं, चाइना पहले नंबर पर आता है। ये भी पीटी का एक पॉइंट बन जाता है, पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आ गया था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखिए, जब आपका जो बोवाइन एनिमल्स होते हैं वो जब च्यूइंग करते हैं, जब वो खाना खाते हैं, तो उनके डाइजेशन के थ्रू एक तरीके की गैस निकलती है जिसको कहते हैं हम CH4, ठीक है। तो मीथेन यहाँ पर जो आपका निकलती है जब आपका जो रूमन किया जाता है बाय द एनिमल्स, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि CH4 का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर होता है। उस CH4 जो ग्रीन हाउस गैस है उसको रोकने के लिए यहाँ पर बनाया गया है एंटी मीथेजेनिक फीड सप्लीमेंट, जिसका नाम है हरित धारा, ठीक है। इसको याद रखना, जो भी पॉइंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। क्या है ये एक एंटी मेथोजेनिक फीड सप्लीमेंट है, मतलब इसको अगर खाएंगे तो मीथेन का जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे लगा हुआ है एंटी मीथोजेनिक, ठीक है। तो मीथेन का जनरेशन नहीं होगा क्योंकि हमने ये ऐसा बनाया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया है। जब ये वोवाइंस को दिया जाता है, शीप्स को दिया जाता है, तो उनका जो मीथेन इमिशन होना चाहिए वो 20% तक कम होता है और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो जितने पॉइंट भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। मीथेन जनरेट होता है एनिमल्स के द्वारा जब वो र्यूमन करते हैं। द फर्स्ट देयर 4 स्टोमच वेयर द प्लांट मटीरियल्स दे ईट गेट फर्मेंटेड एंड ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब उनके पेट के अंदर जो वो खाते हैं प्लांट मटीरियल है वो जब फर्मेंटेड होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा तोड़ा जाता है, तब वहाँ से आपका जो मीथेन है जनरेट होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस का एक कारण यहाँ पर बनती है, ओके। तो इसको रोकने के लिए फीड सप्लीमेंट ऐसा बनाया गया है जिससे 20% तक कम मीथेन का जनरेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। हरित धारा क्या नाम है, हरित धारा क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, कितने % तक कम कर देगा, ठीक है। 2 लाइन का क्वेश्चन बनाना हो तो क्या मिल्क प्रोडक्शन को भी बूस्ट करेगा, ऑलराइट। तो अगर एक क्वेश्चन पढ़ के आप इसकी थ्योरी को पढ़ोगे तब आपके दिमाग में वो क्वेश्चन छप जाएगा कि यही आएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन थ्योरी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, ऑलराइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो आपका मानसून इंडिया के अंदर आता है वो धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहा है कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, जिससे एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्दर्न इंडिया के तरफ जहाँ पर आपकी इरिगेशन बहुत ज़्यादा होती है, उस इरिगेशन को कम करने के लिए हम मानसून पर डिपेंडेंसी अपनी बनाते हैं। तो उस इरिगेशन पैटर्न जहाँ पर एक्सेसिव रेन इरिगेशन होती है वहाँ पर आपका जो बारिश है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इरिगेशन की डिमांड कम हो, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जहाँ पर भी इरिगेशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, तो उस हिसाब से मानसून यहाँ पर आपका शिफ्ट होता चला जा रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। तो जनरली अगर आप देखें तो बारिश जो है वो आपकी
इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट जो साउथ वेस्ट जो मानसून यहाँ पर आया वो आपका बारिश करना चाहिए इन द मेन लैंड इंडिया और वो भी उसके हार्ट के ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल इन द सेंट्रल इंडिया और द नॉर्दर्न इंडिया यहाँ पर बारिश होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि एक्सेसिव इरीगेशन के जरिए ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ को यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। मतलब अब ये बारिश जो है वो राजस्थान की साइड होती है, राजस्थान थार डेजर्ट की तरफ को ये बारिश आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के, उन लोगों को बारिश नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को जो रेनफॉल की सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है, जिससे इरीगेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा इरीगेशन बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा कि नॉर्थ जो साउथ वेस्ट मानसून है, यानी कि जो कि आपका घूम करके नॉर्थ वेस्ट बन जाता है, वो आपका आगे की तरफ चलता चला जाएगा, वेस्ट की तरफ को जाता चला जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर एक स्टडी के थ्रू बताया गया। ओके, तो हम इन पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। एक रिसेंट स्टडी यहाँ पर बताती है कि मॉनसून प्रेसिपिटेशन जो यहाँ पर होती है वो उस जगह पर हो रही है जहाँ पर इरिगेशन प्रैक्टिसेस आपकी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वन ऑफ द मोस्ट हैविली इरीगेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेगी, ठीक है। एक्सेसिव इरीगेशन एंड कंसिक्वेंट इंक्रीज इन द इवेपोट्रांसपिरेशन ओवर नॉर्दर्न इंडिया, उसने शिफ्ट कर दिया सितंबर मानसून को, सितंबर मानसून रेनफॉल जो होनी चाहिए उसको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है सब कॉन्टिनेंट के, और इंक्रीज़ कर दिया है वाइड स्प्रेड वेदर एक्सट्रीम ओवर सेंट्रल इंडिया। तो ये ही आपको याद रखना था पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल इंडिया की तरफ बारिश होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट मानसून से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो सब शिफ्ट हो चुका है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ, जिससे कि आपका जो वेदर इवेंट्स हैं वो एक्सट्रीम हो जाएंगी सेंट्रल इंडिया के ऊपर, जिससे क्रॉप रिस्क यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। फार्मर्स का जो नंबर है, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। साथ ही जो उनकी इनकम है उसमें भी कमी देखने के लिए मिलेगी, और टेम्परेचर भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा क्रॉप सोइंग सीज़न में, ठीक है। तो ये एक स्टडी थी, इतना ही आपके काम का था, और इतना आपको समझना था कि जो मानसून है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ को, जबकि होना चाहिए था सेंट्रल इंडिया में। बात समझ में आई? इतनी सी चीज़ थी, और इसको समझाने में ये आपका टाइम लगा। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। ऑलराइट, अभी शायद इसी न्यूज़ के अंदर है, स्टडी कैन हेल्प प्लान एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड विल डायरेक्ट बेनिफिट द नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर। तो ये जो आपकी स्टडी यहाँ पर हुई, यही वाली स्टडी की बात कर रहा हूँ, अभी एक स्लाइड और थी इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली यहाँ पर बेनिफिट करेगी कि भाई अब इरीगेशन अलग तरीके से किया जाए, या फिर इरीगेशन के नई फैसिलिटीज़ यहाँ पर अपनाई जाएँ, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अलग तरीके की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर जो कि हमारा प्रोजेक्ट है बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि एग्रीकल्चर को अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज और द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से लॉन्च किया जाए उसके ऊपर ये स्टडी हमारी हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो कौन कौन से नए रिसर्च किए जाएँ, टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाई जाए ताकि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के थ्रू इंडियन एग्रीकल्चर को बचाया जा सके, उसके ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट? नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर, याद रखना। उसके बाद आगे चलें तो एक ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ऐप का नाम है मत्स्य सेतु, ठीक है। तो ये ऐप आपको मिलेगा, ये लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है। तो इसके द्वारा ये ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया, और इसका एम आपको याद रखना है कि इसका एम है कि जितने भी आपके पास फार्मर्स हैं, एक्वा फार्मर्स हैं कंट्री के अंदर, जो भी फ़िश फार्मिंग वगैरह करते हैं, एक्वा फार्मिंग करते हैं, उन सभी को हम लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी से उन लोगों को अवगत कराएं, उन लोगों को बताएं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज़ उनके पास जानी चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे फार्मर्स को यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ हमारे देश में आ रही हैं, हम किस तरीके से उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरीके से बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाई जा सकती हैं इन द सॉइल एंड वाटर क्वालिटी। ओके, ऐप के फीचर्स भी मिल जाएंगे आपको कि इस स्पीसीज़ वाइज मिल जाएगा, फ़िश की कर रहे हो आप, श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपको सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इसका ऐप का मकसद क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलें तो OECD और आपका जो FAO है, उन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर लॉन्च किया है एग्रीकल्चरल आउटलुक 2021 से लेकर के 2030 तक का। तो 10 साल में एग्रीकल्चर किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, उसके ऊपर ये आपका जो आउटलुक है ये रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर देखें
तो ये आउटलुक बाय रिलीज़ किया गया बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं OECD, एंड UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। इन्होंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई, आपके काम की सारी चीज़ें नहीं है, एक दो चीज़ें आपको इस आउटलुक के अंदर से देखनी है जो कि आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ऐसा भी चल रहा है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल प्रोटीन इन हाई इनकम कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्लोली ओवर द कमिंग डिकेड। कहने का मतलब ये है कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एनिमल प्रोटीन की पर कैपिटा डिमांड बढ़ने वाली है। बात समझ में आई आपको? ओके, ऑलराइट। इसके बाद आप देखेंगे कि गैप बिटवीन हाई मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज ऑन द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोटीन इन द नेक्स्ट डिकेड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अगर एनिमल प्रोटीन की डिमांड यहाँ पर ग्रो होगी, इंक्रीज़ होगी, तो मिडिल इनकम के भी अंदर इंक्रीज़ होगी और लो इनकम के अंदर भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन वो जो गैप होगा इंक्रीज़ होने का वो कम होगा इन द मिडिल एंड लो। हाई के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो यहाँ पर होगा, जिससे कि ओवरऑल जो आपको मिलेगा जो गैप है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा ओवरऑल। ठीक है, तो गैप इंक्रीज़ होना अलग चीज़ है, पर्टिकुलर इंक्रीज़ होना अलग चीज़ है। अगर पर्टिकुलर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको ऊपर वाली कंडीशन दिखेगी, और अगर गैप इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको नीचे वाली कंडीशन दिखेगी। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखनी है और इतना आपके काम का यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद एक और रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की गई बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिपोर्ट है ऑन द इंडिजीनियस पीपल। ठीक है, तो ये इसका 3rd एडिशन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ओके, और इसका टाइटल था इंडिजीनियस पीपल्स फूड सिस्टम, इंडिजीनियस पीपल्स फूड सिस्टम, इनसाइट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस फ्रॉम द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। किस तरीके से क्लाइमेट चेंज आपका इम्पैक्ट कर रहा है फूड सिस्टम को ऑफ द इंडिजीनियस पीपल्स। ठीक है, तो ये आपकी जो रिपोर्ट है ये यहाँ पर रिलीज़ की गई, और विद द अलायंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, इन दोनों के साथ मिलकर के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। द रिपोर्ट स्टडी करती है 8 इंडिजीनियस पीपल्स फूड सिस्टम इन अमेजोन, साहेल रीजन, हिमालय रीजन, पैसिफिक आइलैंड, आर्कटिक, और इन सब के बारे में बताती है कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है और फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से बनाए रखा जा सकता है इन 8 इंडिजीनियस पीपल्स फूड सिस्टम के अंदर। ओके, तो ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या रिस्क हो सकता है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं, एंड द ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन डेट अलाउ माइनिंग, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये किस तरीके से इंडिजीनियस पीपल्स की टेरिटरी में आपका हर्डल बन सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको मिलेगा कि आप ये देखिए, जैसे मैं बताऊँ आपको कि इन्होंने ये स्टडी यहाँ पर की, और स्टडी का ये एक पेज आपको मिलेगा, लिस्ट ऑफ कल्टिवेटेड फूड क्रॉप्स, प्लांटेड ट्रीज एंड अदर कल्टिवेटेड फूड। तो इन्होंने बताया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जैसे फ्रूट्स एंड जूस की। ओके, तो इसका खासी नेम आपको मिल जाएगा, ये सारे नेम इसके मिल जाएंगे, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनका इंग्लिश नेम क्या है और इनका साइंटिफिक नेम वगैरह क्या है। इस तरीके से बहुत बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पर दी गई थी, हर एक रीजन की अलग अलग दी gई थी। हिमालय रीजन में रिसाइड करने वाले इंडिजिनस पीपल्स की अलग दी गई थी, और आपकी अमेजोन की अलग, साहेल रीजन की अलग दी गई थी। तो आपको ये देखना है कि इंडिजिनियस पीपल जैसे इंडिया के अंदर बात करें तो मेघालय के अंदर आपको खासी जो पीपल हैं वो मिल जाएंगे, और उनका जो फूड सिस्टम है उनके बारे में बताया गया था। तो उनका फूड सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, जैसे उनका बायोम क्या है, मेन लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ क्या हैं उनकी, मोबाइल प्रैक्टिसेस क्या हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, फूड बार्टर नहीं, ख़त्म हो चुका है, फूड बार्टर अब ये लोग नहीं करते। ठीक है, करते क्या है, कल्टीवेशन है, गैदरिंग है, हंटिंग, फिशिंग, कैश क्रॉप्स यहाँ पर उगाते हैं, और इनका बायोम मिल जाएगा सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या वाटर स्ट्रीम। ऐसे ही आपको भूटिया के बारे में या अनवाल के बारे में मिल जाएगा जो कि उत्तराखंड में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत कुछ दिया गया था, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं हम, बस एक ओवरव्यू ले सकते हैं। इनका बायोम क्या है भूटियास का, तो ये मिलेगा आपको फॉरेस्ट माउंटेन, क्या करते हैं, कल्टीवेशन, लाइव स्टॉक गैदरिंग करते हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब है आपको मिलेगी। और याद रखना कि भूटियास एंड अनवल में फूड बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है, मतलब गेहूँ दो संतरे ले लो। ठीक है, इस तरीके का सिस्टम। तो ये आपको स्टडी यहाँ पर मिलेगी, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट ठीक है, ये स्टडी हमारी कंप्लीट होती है। फिर एक ये यहाँ पर खादी इंडिया ने रिलीज़ किया प्राकृतिक पेंट, इको फ्रेंडली काउ डंग पेंट इसको यहाँ पर कहा जाता है, और इसके अष्टलाभ भी आपको मिल जाएंगे, बेफालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, इको फ्रेंडली काउ डंग पेंट आपको मिला, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो यहाँ पर बनाया गया नितिन गडकरी को, और ये आपको याद रखना है पॉइंट।
हमारे एग्ज़ाम के काम का, इसलिए ये आपकी काम की चीज़ हो जाती है। आगे चलें तो एक होता है हमारे पास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर बनाया गया था। इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको चैनल पर देख सकते हैं, या आप कहें तो मैं आई कार्ड भी लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि आपका फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराता था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम था और इसके अंदर मॉडिफिकेशंस अभी किए गए। तो अगर मैं 2-4 पॉइंट आपको बताऊं कि पहले क्या थे। 2020 के अंदर लॉन्च किया गया कोविड क्राइसिस से डील करने के लिए। एम क्या था कि फाइनेंशियल वायलेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड करना है, साथ ही कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स भी प्रोवाइड करानी है। स्कीम, द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम 10 साल की थी और इस स्कीम के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे, जो कि आपका बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके ऊपर इंटरेस्ट सब्वेशन भी मिलेगा 3% का, और साथ ही क्रेडिट गारंटी कवरेज भी मिलेगा अगर आपने 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है तो। ये सब काम आपके इस स्कीम के अंदर यहाँ पर चल रहे थे, इस फंड के अंदर आपके ये सब काम चल रहे थे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर बनानी थी, ठीक है। तो ये सब काम आपके इसके अंदर चल रहे थे। अब इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। संशोधन क्या है उसको यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस यहाँ पर किए गए हैं। ओके अब इसके अंदर इंक्लूड किया गया है स्टेट एजेंसीज, एपीएमसीज, नेशनल एंड स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इंटरेस्ट सब्वेशन स्कीम, जो कि सिर्फ कुछ ही कमोडिटीज़ के लिए यहाँ पर लागू थी, और लोन गारंटी भी जो कि कुछ ही चीज़ों के लिए यहाँ पर लागू थी, उनको मैक्सिमम कर दिया गया है 25 प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि 25 प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तीसरा, मैंने बताया कि इसका जो टेन्यूर था वो 10 साल का था, लेकिन इस 10 साल के टेन्यूर को बढ़ा करके 13 साल का कर दिया। अब ये स्कीम 2032-33 में ख़त्म होगी। ओके तो ये 3 पॉइंट हैं, याद रखना, ऐसे के ऐसे ही बात ख़त्म हो गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद न्यूज़ में आया कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। ओके तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये अमेंड करेंगे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट को, जो कि बनाया गया था 1979 के अंदर। और इसमें क्या संशोधन किए जाएंगे, इसमें जो चेयरमैन की पोस्ट है उसको नॉन एग्जीक्यूटिव बनाने की बात हो रही है, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके, प्रोडक्टिविटी को इस सेक्टर के अंदर बूस्ट किया जा सके। उसके लिए आपका इसके जो चेयरमैन की पोस्ट है उसको एज अ इंडिपेंडेंट बनाने की बात यहाँ पर चल रही है। ओके तो ये सब आपको मिलेगा। फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आपका ये वर्क यहाँ पर करती है। ऑलराइट, कोकोनट कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये यहाँ पर चलाया गया है, बनाया गया था, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, इन सब के ऊपर ये वर्क यहाँ पर करता है। अभी न्यूज़ के अंदर इतना है, जब बाकी की चीज़ें यहाँ पर लागू हो जाएंगी हम और डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद अगली न्यूज़ की तरफ चलें, और अगली न्यूज़ में आपको मिल जाता है एक चेरी की किस्म के बारे में, जिसको कहते हैं रेड मिस्री चेरी। ये आपकी उगाई जाती है कश्मीर के अंदर। ओके और कश्मीर के अंदर ये उगाई जाती है, और इसकी जो कंसाइनमेंट यहाँ पर भेजा गया, इसको एक्सपोर्ट किया गया कहाँ, दुबई को, ठीक है। तो दुबई को ये भेजा गया है, मिडिल ईस्ट कंट्री है दुबई, और उसको यहाँ मिडिल ईस्ट सिटी है यहाँ पर, उसको यहाँ पर भेजा गया है। ये आपका रेड मिश्री चेरी, मिश्री वैरायटी ऑफ चेरी फेमस है कश्मीर के अंदर, याद रखना। और चेरी की जितनी भी वैरायटी हैं उन सबसे ज़्यादा स्वीटर ये आपको मिल जाएगी, मीठी है ये। कश्मीर चेरी प्रोडक्शन जितना भी इंडिया के अंदर होता है उसका 95% प्रोडक्शन कश्मीर के अंदर ही होता है। राइट तो बम्पर चेरी क्रॉप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, और आपको ध्यान रखना है, बट ऑल्सो द गवर्नमेंट एफर्ट टू प्रमोट चेरी एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया से बाहर मतलब एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चेरी प्रोडक्शन के अंदर, उसको भी गवर्नमेंट यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। और उसी के अंदर देखेंगे आपको कि पहला जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है दुबई की तरफ को भेजा गया है। ये पॉइंट आपको याद रखने, कश्मीर का फेमस प्रोडक्ट है। उसके बाद आपको मिलेगा कि एक होता है भालिया व्हीट, ठीक है। तो जो गेहूं की एक तरीके की आपकी जीआई सर्टिफिकेट कमोडिटी आपको मिलेगी, और गुजरात की है फेमस, याद रखना। इसका जो शिपमेंट यहाँ पर भेजा गया केन्या और श्रीलंका में। अब ये शिपमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, जीआई सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आपके काम की चीज़ें यहाँ हो जाती हैं, ठीक है। 3 पॉइंट आपको इस चीज़ से मिल जाएंगे, एक तो भालिया बीट भेजा गया, दूसरा गुजरात से भेजा गया, तीसरा जीआई सर्टिफिकेट कमोडिटी गुजरात की, और चौथा केन्या श्रीलंका को ये भेजा गया। अगर आप बात करें भालिया भीट की तो इसके अंदर आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा और स्वीट फ्लेवर भी आपको इसका मिलेगा। अगर हम देखें तो गुजरात के भाल एरिया के अंदर उगाया जाता है, इसीलिए इसको भालिया भीट कहा जाता है।
ओके। और रेन फेड सर्कमस्टेंसेज में ये उगाया जाता है, और गुजरात के अंदर लगभग 2 लाख हेक्टेयर की जो ज़मीन है उस पर ये वाली वीट वैरायटी उगाई जाती है। जुलाई 2011 में इसको जीआई सर्टिफिकेशन टैग यहाँ पर दिया गया था। और अगर हम बात करें कि आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन गुजरात इसका ओनर है, ठीक है, मतलब उन्होंने इसको डेवलप किया है, जिसके लिए उन्हें जीआई सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर अवेलेबल हुआ है कमोडिटी को। ओके, तो इसके जो ओनर हैं रजिस्टर किए गए हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात की। ओके, ये सब पॉइंट है, सब रटने वाले पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगली अगर हम बात करें तो अगली स्कीम आ जाती है असम टी इंडस्ट्रीज स्पेशल इंसेंटिव स्कीम, ATISIS स्कीम, जो कि लॉन्च की गई बाय द असम। क्यों? क्योंकि असम के अंदर जो टी इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। इसके कंपोनेंट मिल जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट सब्वेंशन दिया जाएगा अगर आप लोन लेने के लिए जाते हो, ठीक है। जो ऑर्थोडॉक्स या स्पेशलिटी टी प्रोडक्शन है उसके ऊपर सब्सिडीज़ भी दी जाएंगी। ओके, प्लांट मशीनरी उसके ऊपर सब्सिडी दी जाएंगी। साथ ही एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हॉलीडेज़ भी दिए जाएंगे, मतलब अगर एग्रीकल्चर से आपकी इनकम जो है वो इनकम टैक्स स्लैब्स में आती है तो आपको उसके अंदर छूट भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम है, ये सब स्कीम है, किसने लॉन्च की, कैसे की, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगली स्कीम की अगर हम बात करें तो एक और आपका मिल जाता है GI सर्टिफाइड मदुरई माली, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का फ्लावर है जिसको जैस्मिन भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो मदुरई माली, इसको जीआई सर्टिफिकेट मिला हुआ है तमिलनाडु का, याद रखना, और ये एक्सपोर्ट किया जाएगा यूएस और दुबई को। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यूएस है, दुबई है, यहाँ पर जो रहने वाले इंडियंस हैं उनको इस फूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो पूजा वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो प्रेयर वगैरह होती हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो कंसाइनमेंट है वो यहाँ पर दुबई को, यूएसए को भेजा गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है मदुरई माली को, ठीक है। इसके साथ साथ लिली के फूल्स हैं, ठीक है, और मैरीगोल्ड है, बटन रोज़ है, इन सबको भी भेजा जाएगा तमिलनाडु से। मदुरई को जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखना। ओके, तो मदुरई माली इसका नाम याद रखना है। उसके बाद नेशनल फ़िश फार्मर्स डे मनाया गया 10 जुलाई को, और ये चीज़ आपको मिलेगी कि प्रोफेसर डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और उनके जो कलीग हैं डॉक्टर अली कुन्ही, इनके लिए ये यहाँ पर इनके कमोरेशन में ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो मेजर क्रैब्स हैं उनके ब्रीडिंग को यहाँ पर इन्होंने सक्सेसफुल बनाया था, ठीक है। फॉर द कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग द सक्सेसफुल इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन द मेजर क्रैब्स ऑन 10 जुलाई 1957 को अंगुल में उड़ीसा के अंदर फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन्होंने ये काम किया था, इसलिए मनाया जाता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। दिस पायनियर वर्क जो इन्होंने किया ये आपका ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ओवर द ईयर्स, जिसके कारण जो एक्वाकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और साथ ही आप देखें तो एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस और एक्वाकल्चर इंडस्ट्री की सक्सेस इंडिया के अंदर देखने के लिए मिली। इन्हीं की बदौलत ये काम यहाँ पर हुआ। तो इनका नाम याद रख लेना, ठीक है, कभी एग्ज़ाम में पूछ लें, ठीक है। तो ये हीरा लाल चौधरी जी का नाम याद रखना है आपको, और इन्होंने जो वर्क किया वो भी याद रखना। सक्सेसफुली इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ मेजर क्रैब्स में इन्होंने यहाँ पर योगदान दिया, जिसकी वजह से ये सब काम यहाँ पर हुए। और हम मनाते हैं 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे। उसके बाद आगे चलते हैं कि आप देखेंगे कि एक होता है हिमालयन याक। हिमालयन याक को इंश्योर्ड किया जाएगा, मतलब अगर आपका जो याक है वो मर जाता है वेदर कैलेमिटी से, डिजीज़ से, इन ट्रांसमिट मिसहैप से, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप सर्जिकल ऑपरेशन से, स्ट्राइक से, रायट से, तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे गाड़ी का होता है ऐसे ही इसका हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये काम किया गया, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और इन्होंने यहाँ पर जो साइन किया है वो आपका साइन किया है विद द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर आपका हिमालयन याक यहाँ पर मर जाता है तो आपको इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा याक ओनर्स को, बस बात ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि ये सब काम किया जाएगा। उसके लिए इनको ईयर टैग किया जाएगा, ठीक है। और बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। 3 पॉइंट आपके काम के हो गए। किसके साथ MOU हुआ है? अरुणाचल प्रदेश का है। ये सब बीमारियों से मरा या फिर वेदर कैलेमिटी से मिला, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, और ये सब आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद आगे बढ़ें
तो आगे अगर हम बात करें तो खादी ब्रांड को 3 और कंट्रीज़ ने यहाँ पर एज अ रजिस्ट्रेशन दे दिया है, ठीक है। तो KVIC सिक्योर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन 3 मोर कंट्रीज़। कहने का मतलब ये है कि किसी कंट्री के अंदर KVIC को ब्रांड माना जाए, KVIC खादी को ब्रांड माना जाए, ऐसा 3 कंट्रीज़ ने और कर लिया है। भूटान, UAE और मैक्सिको, इन तीनों ने कह दिया है कि खादी एक ब्रांड है, ठीक है। तो खादी एक ब्रांड है, ये आपका कह करके KVIC को एक अच्छी सफलता यहाँ पर हासिल हुई है। ओके, तो इसके अलावा आपको मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज़ KVIC का जो ट्रेडमार्क आपका एप्लीकेशंस हैं वो 40 कंट्रीज़ में पेंडिंग है, और इसके अंदर आपको मिलेगा USA, कतर, श्रीलंका, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्राज़ील एंड अदर्स, इन सब में पेंडिंग। और आपको मिलेगा कि अभी जो है टोटल 9 कंट्रीज़ ने इसको एज अ ब्रांड यहाँ पर माना हुआ है। तो 9 कंट्रीज़ कहती हैं कि खादी जो है एक ब्रांड है, और जैसे और तरीके के ब्रांड होते हैं इसी तरीके का इसको ब्रांड माना जाएगा उस कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पर होंगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके सोर्स का अच्छे से पता लग सकता है कि हाँ खादी ब्रांड की चीज़ है, एकदम अच्छी चीज़ यहाँ पर होगी। लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल होगा ब्रांड के लिए उस कंट्री के अंदर, और साथ ही जो काउंटर फीडिंग है, फ्रॉड है, उससे भी यहाँ पर सेफ्टी यहाँ पर मिल सकती है कि कोई फेक चीज़ें तो डेवलप नहीं कर रहा है। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तीनों कंट्रीज़ के नाम याद रखना, कुछ याद रखो मत रखो, ठीक है। भूटान, UAE, मैक्सिको, इनको याद रखना है। टोटल 9 कंट्रीज़ हो गई हैं, इस पॉइंट को भी याद रखना है। आगे चलें तो एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई। रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021, और ये रिपोर्ट जो है वो 5 UN ऑर्गेनाइजेशन ने साथ मिलकर के लॉन्च की है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाम याद रखने हैं तो रख लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। कोई एग्जाम मुझे नहीं लगता पूछेगा 5 नामों। बस ये याद रखना कि हाँ 5 ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी हैं भूल जाइए। इसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हुई। तो 2014 से अगर हम बात करें तो 2014 से जो हंगर से सफ़र करने वाले लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ी है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये जो संख्या है जो हंगर से सफ़र करने वाले लोगों की है वो यहाँ पर बढ़ी है। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी, जो अंडर नरिश्ड पीपल्स हैं 2020 के अंदर, उनका जो टोटल नंबर है इंडिया के अंदर वो आपको मिलेगा कि मोर देन हाफ लिव्ड इन एशिया। मतलब टोटल जो वर्ल्ड के अंदर अंडर नरिश्ड पीपल हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोग एशिया के अंदर रहते हैं। ऑलराइट, तो अंडर नरिश्ड पीपल टोटल आपको मिलेगा कि अरे यार ये सब डाटा यहाँ पर छोड़ो जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न यहाँ पर बहुत होता है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अंडर नरिश्ड पीपल हैं उसके आधे से ज़्यादा एशिया के अंदर रहते हैं, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। अंडर बेस्ट प्रैक्टिसेस रिपोर्ट हाईलाइट्स हाउ इंडिया प्रमोट यूज़ ऑफ फिंगर मिलेट्स टू एड्रेस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट को एड्रेस करने के लिए किस तरीके से जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, उनको इंडिया ने प्रमोट किया, जिसकी वजह से रिपोर्ट ने इसको इंडिया को अलग से हाईलाइट करके बताया। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर ये चीज़ आपको यहाँ पर मैंने आपको बताई कि जितने भी अंडर नरिश्ड पीपल हैं उसमें आधे से ज़्यादा एशिया के अंदर यहाँ पर रहते हैं। ये रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट के पेजेस हैं ये। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आधे से ज़्यादा एशिया के अंदर रहते हैं। फिर आपको मिलेगा कि इम्पैक्ट ऑफ वेरियस ड्राइवर्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फूड सिस्टम अंडरलाइंग फूड सिक्योरिटी अंडर न्यूट्रिशन। किस तरीके से आपका जो पॉलिसी गवर्नेंस है, फूड सिक्योरिटी यहाँ पर लाई जा सकती है, वो सब यहाँ पर दिया गया था। ये सब काम का हमारा नहीं है। ओके, तो ये चीज़ हम कभी और डिस्कस करेंगे, या फिर हमने आपका कई डिस्कस किया है योजना वगैरह में, ये सब चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पेस राइस के बारे में, जो कि चाइना ने यहाँ पर हार्वेस्ट कर लिया है। चाइना ने हार्वेस्ट कर लिया फर्स्ट बैच ऑफ स्पेस राइस, ठीक है, फ्रॉम सीड्स दैट रिटर्न्ड फ्रॉम अ लूनर बॉयज चेंज 5 लूनर प्रोब लास्ट ईयर। तो चाइना का ये मिशन था लूनर प्रोब के लिए चेंज 5, और इसके द्वारा जो रिटर्न सीड्स यहाँ पर आए चाइना के अंदर, उससे इन्होंने स्पेस राइस डेवलप कर लिए हैं। और इनका महत्व आपको दिख जाएगा, जो यहाँ पर सिग्निफिकेंस दिखेगा स्पेस राइस जो डेवलप हुए, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द कॉस्मिक रेडिएशन एंड जीरो ग्रेविटी सम सीड्स कैन म्यूटेट एंड प्रोड्यूस हायर यील्ड। तो आपको स्पेस में हायर यील्ड देखने के लिए मिलेगी व्हेन
planted back to earth, contribute to China's hybrid rice breeding by providing more and better genetic resource to expand the seed bank. तो आपको यहाँ से सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपके काम का हो जाता है कि स्पेस राइस है किसने डेवलप किया, चाइना ने, और चाइना का मिशन है लूनर के लिए चेंज 5। ओके, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहरेन के अंदर यहाँ पर भेजे गए आपका फैजिल मैंगो जो कि जीआई सर्टिफाइड है, याद रखना वेस्ट बंगाल की वैरायटी है। इसका पहला कंसाइनमेंट यहाँ पर बहरेन को भेजा गया। ओके, तो वेस्ट बंगाल के मालदा एरिया में इसको उगाया जाता है और इसको बहरेन के लिए शिफ्ट किया गया। जीआई सर्टिफाइड है, भूलना मत, वेस्ट बंगाल से है। 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद APEDA और NAFED ने यहाँ पर MOU साइन किया है। जो एक्सपोर्टर्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उनको यहाँ पर सहायता दी जाएगी। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने MOU साइन किया है विद द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पर आपकी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनको अवेलेबल कराई जाएंगी और कोऑपरेटिव्स की सहायता भी की जाएगी ताकि वो अपने आप को ग्लोबली कम्पिटिटिव बना सके और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पर की जा सके। बात खत्म हो गई। ओके, उसके बाद आपको एक और स्कीम यहाँ पर मिलेगी। स्कीम क्या, एक डेवलपमेंट आपको मिलेगा जो कि IIT गुवाहाटी ने यहाँ पर किया है। तो IIT गुवाहाटी की रिसर्च है ऑन ईरी एंड मूंगा सिल्क। ठीक है, तो इन्होंने ये रिसर्च की ईरी और मूंगा सिल्क के ऊपर और इसको एक्सेप्ट कर लिया है वर्ल्ड बैंक ने। कहने का मतलब यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी, पहले तो यही याद रखना, हैव डन एन इन डेप्थ साइंटिफिक फील्ड रिसर्च ऑन ईरी एंड मूंगा सिल्क फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिज़ाइन मैनेजमेंट। इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर ये रिसर्च की और देयर फाइनल रिपोर्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड विद द कंसल्टेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। दिस इज़ द फर्स्ट एवर रिपोर्ट हैव बीन मेड इन द सिल्क सेक्टर। सिल्क सेक्टर को बूस्ट करने के लिए किस तरीके से ईरी एंड मूंगा सिल्क के ऊपर रिसर्च की गई, वो सारी जो रिसर्च IIT गुवाहाटी ने की उसको वर्ल्ड बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया है और इंडिया की तरफ से सिल्क सेक्टर के ऊपर पहली रिपोर्ट ये मिलेगी। रिपोर्ट का टाइटल मिलेगा आपको डायग्नोसिस स्टडी ऑन वीवर्स नीड, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ ईरी एंड मूंगा सिल्क। तो ये आपको याद रखना है, जो भी पॉइंट बताए इन सबको देखिएगा। ऑलराइट, तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और अगली न्यूज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इन्होंने जो डेयरी इंडस्ट्री के लिए चलने वाली सभी स्कीम्स थी उसके लिए एक पैकेज यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो ये एक ख़ास तरीके का डेयरी पैकेज है और इसके अंदर बेसिकली काम क्या किया गया है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके अंदर जितने भी स्कीम्स थे, जितने भी प्रोग्राम्स थे, उन सबको 3 बड़े प्रोग्राम्स, 3 अम्ब्रेला प्रोग्राम्स के अंदर कंसोलिडेट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम कौन से हैं, तो आप देखिए 3 प्रोग्राम बड़े कर दिए हैं। एक डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, जैसे आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन है एंड लाइवलीहुड सेंसस है, इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे सम स्कीम है। ठीक है, तो इन सभी को यहाँ पर सब स्कीम बना दिया गया है अंडर द डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आपको इतना याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर 3 स्कीम है, एक डेवलपमेंट स्कीम, दूसरा डिजीज़ कंट्रोल स्कीम और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन स्कीम। इन स्कीम्स के पर्टिकुलर अंदर आपको अलग अलग स्कीम्स मिल जाएंगी जो कि पहले मेजर स्कीम थी लेकिन अब इनको सब स्कीम बना दिया गया है। ओके, तो ये जो स्कीम है आप देखिए लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल जो अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर आपका डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स आ जाएंगे। जैसे आपका मिलेगा लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल स्कीम, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब इसके अंदर आ गए। ओके, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोग्राम इस वाले पिलर के अंदर यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो आपसे शायद पूछ सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, वैसे नाम से ही पता चल जाएगा, जिसमें डिजीज़ आ रही है वो डिजीज़ के अंदर। ठीक है, तो बस ये 3 बड़े हेड आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। अब अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है और साथ ही 10 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट करेगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के अंदर आपके 10 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद देखें तो लगभग 9,800 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार खर्च करेगी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट पर अगले 5 साल के अंदर। ये अमाउंट याद रखिएगा, छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओके, तो ये इतना यहाँ पर खर्च होगा। इसके बाद देखें अगर आप, इट इंक्लूड्स इस सारे के सारे अमाउंट के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा, ये आपकी अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आएगा। इतनी माइन्यूट सी चीज़ें याद नहीं रखनी, एक अमाउंट याद रखना, कितने करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करेगा और ये स्कीम क्या थी इसको याद रखना, और 1-2 बेनिफिट भी मैंने आपको बताया वो भी याद रखना।
जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि द मर्ज्ड एंड द रियलाइन स्कीम्स विल एनेबल सफिशिएंट क्रेडिट फ्लो। तो अच्छा खासा क्रेडिट फ्लो दिखेगा आपको इन द डेयरी सेक्टर, इन द सेक्टोरल वैल्यू चेन, एंड एनकरेज प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। ये आपका बेनिफिट यहाँ पर इसको देखने के लिए मिल गया। ठीक है, तो 3 जो मर्ज स्कीम है यहाँ पर लाइव स्टॉक सेक्टर को बूस्ट करेंगी, ग्रोथ करेंगी। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जो है उसको मोर रिम्यूनरेटिव बनाएंगी फॉर द 10 करोड़ फार्मर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको ऑफिशियल चीज़ें हैं, इनको आपको इग्नोर नहीं करना। आगे चलें तो यूएस और जापान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गए। कह रहे हैं कि इंडिया जो है जब ओनियंस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाता है तो वो हमें बताता नहीं है। ठीक है, ये लोग वहाँ जा कर के कह रहे हैं। तो यही बात है कि यूएस एंड जापान हैव ड्रैग्ड इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओवर द फ्रीक्वेंट बैन इट इम्पोजेज ऑन द ओनियन एक्सपोर्ट। आपको ये समझना है कि कोई कंट्री एक्सपोर्ट बैन कब करेगी। ठीक है, मान लीजिए कि इंडिया से बाहर यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ओनियन यहाँ पर जा रहा है बाहर की साइड में। अभी हमने इस बाहर जाने को बंद कर दिया। क्यों बंद करा होगा? या तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो गया होगा, या फिर हमारी जो डिमांड है, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ गई होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए दोनों कंट्रीज़ ने कहा है कि अगर आपको एक्सपोर्ट पर बैन लगाना है तो हमसे कम से कम पहले नोटिस तो दे दिया करो। ठीक है, तो ये नोटिस वाला प्रोविज़न इंडिया ने फॉलो नहीं किया, इसकी वजह से WTO चले गए। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इंडिया को अपने जो ओनियन के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो पुअर मैन है, जो पुअर है, जो गरीब है, वो उसकी डिपेंडेंसी इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर रहती है। ओके, वरना वो खाएगा क्या? और ओके, तो ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और राजस्थान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर पार्टनरशिप की है। और पार्टनरशिप किस चीज़ के लिए की है? जो आपका इम्प्रूव करेंगे फूड सेफ्टी नेट सर्विंग मिलियंस। कहने का मतलब क्या है आप यहाँ पर समझिए। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने राजस्थान की गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिए हैं, जॉइंट हैंड्स, टू इम्प्रूव द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके तहत हम 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में अनाज बांटते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उसके अंदर आपका जो संशोधन है वो किए जाएंगे, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। किस तरीके से? पहले जो है ऑफलाइन काम होता था, अब डिजिटाइजेशन का यूज़ करके, डाटा एग्रीगेशन का यूज़ करके टारगेट तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। क्योंकि टारगेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? टारगेटेड वर्ड का मतलब होता है कि जो बेनिफिशियरी है उसी को मिलना चाहिए, बीच में कोई आपका गलत तरीके से आपका लीक नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो शॉप्स हैं उनको यहाँ पर मॉनिटर करेगा। तीसरा, आपको इसके अंदर बेनिफिट मिल जाएगा कि रियल टाइम एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के और फूड सिक्योरिटी के किस तरीके से इंप्रूव की जा सकती है। इससे ये मिलियन ऑफ पीपल्स को यहाँ पर बेनिफिट करेगा। ओके, तो ये आपके काम का इतना हो जाता है। राजस्थान की गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आपको देखने के लिए मिली। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर इंपोर्ट किए यूके के एप्पल्स। याद रखिएगा, इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, अभी तक जितनी खबरें पड़ी हैं सब एक्सपोर्ट की पड़ी हैं कि कश्मीर से एक्सपोर्ट हो रहा है, दुबई को एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर हम यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं यूके एप्पल्स। ठीक है, तो पिछले 50 सालों से हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन अब हम यहाँ पर पहली बार 50 सालों में ऐसा काम यहाँ पर कर रहे हैं। और नए ट्रेड लिंक यहाँ पर हमारे जो यूके के साथ हैं वो डेवलप होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम यूके एप्पल्स को यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहे हैं। भारत का अपना पहला ग्रेन एटीएम यहाँ पर बन चुका है। और ये जो ग्रेन एटीएम बना यहाँ पर, ये हरियाणा के अंदर बना। और हरियाणा में भी याद रखना गुरुग्राम में ये बनाया गया। गुरुग्राम में भी फर्रुखा नगर याद रख लेना, अगर ज़्यादा डिटेल में पूछ लिया तो ये आपके काम आएगा। ओके, इसका आपको पता चल जाएगा खाद्यान्न वितरण के लिए मशीन है और इसका नाम ग्रेन एटीएम दिया गया है। और ग्रेन एटीएम बैंक एटीएम की तरह ही एक स्वचालित मशीन है जिसमें अनाज की माप में त्रुटि नगण्य होती है। ओके, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना। देश के पहले अनाज एटीएम की शुरुआत हरियाणा से अन्नपूर्ति और यहाँ पर मिलेगा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिलने वाले अनाज के साथ साथ गेहूं आदि 2 प्रकार के अनाजों के उचित व ऑटोमेटिक वितरण के उद्देश्य से उठाया गया कदम। तो बेसिकली आपकी जो त्रुटि है या फिर आपका जो अच्छे तरीके से मतलब जितना अनाज मिलना चाहिए उतना ही अनाज मिले, किसी भी तरीके से कम अनाज ना मिल पाए, उसके लिए ये आपका जो एटीएम है शुरू किया गया है। एकदम आपको जो सही माप में अनाज यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। हरियाणा की सरकार की न्यूज़ है। ओके, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो लद्दाख ने यहाँ पर MOU साइन कर लिया है सिक्किम के साथ। अब ये लद्दाख ने सिक्किम के साथ MOU की साइन किया है, तो लद्दाख कह रहा है सिक्किम से, सिक्किम आप हमारे बड़े भाई हैं, आप फुल्ली ऑर्गेनिक हो चुके हैं, हमें भी ऑर्गेनिक बनने में मदद कीजिए, हमें भी ऑर्गेनिक यूनिटी बनाने में मदद कीजिए। तो ये MOU आपको मिलेगा। लद्दाख के अंदर आपका
जो आपका लद्दाख ने एमओयू साइन कर लिया है विद द सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, जो कि सिक्किम में ऑर्गेनिक जो आपका फार्मिंग है उसको यहाँ पर बढ़ावा देने का काम करती है। ओके, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके लिए हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना पहले से ही चल रही है, और साथ ही मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी यहाँ पर आपका लद्दाख के अंदर चला दिया गया है। दोनों चीज़ें आपकी लद्दाख के अंदर इम्प्लीमेंट हैं। और एम क्या है, तो लद्दाख की सरकार का कहना यह है कि 2025 तक लद्दाख को आपका ऑर्गेनिक स्टेट बना देंगे, और इसीलिए आपका ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि सिक्किम और लद्दाख के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है किसान सारथी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फैसिलिटेट करेगा फार्मर्स को कि उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम अवेलेबल हो जाए। ऑलराइट, तो क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स कैन नाउ अवेल पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरियाज डायरेक्टली फ्रॉम द साइंटिस्ट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्राज इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। बात समझ में आई आपको? तो अगर किसान को कोई भी नॉलेज चाहिए किसी भी तरीके की पर्सनल, अपने अपने पर्सनल खेत से रिलेटेड, तो साइंटिस्ट से वो उसको यहाँ पर मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म पर, और इसलिए ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसका 93rd व आपका स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, और केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, दो मंत्रालय इसमें मिले हुए हैं। याद रखना किन दो मंत्रालयों ने शुरू किया है, तो इन दोनों मंत्रालयों ने आपका शुरू किया है, और इच्छित भाषा में आपको सही जानकारी मिलने के लिए ये पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ओके, मकसद याद रखना, मकसद याद रखना, किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, बस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ें तो फॉर्मर नासा के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर डेवलप कर लिया है सुपर अफोर्डेबल सेंसर टू बूस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो आपकी यील्ड है, फार्म है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ऐसे सेंसर्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। ऑलराइट, तो ये फॉर्मर साइंटिस्ट, आपको इनका नाम मिलेगा पराग नार्वेकर, और इन्होंने यहाँ पर ये जो आपका सेंसर है इसको डेवलप कर लिया है। ये पहले साइंटिस्ट रह चुके हैं नासा के अंदर, और इनका जो एम है वो है कि क्रॉप प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हमें उसको बूस्ट करना है। अब ये आप सेंसर अगर आप खेत में लगा लोगे और फिर फर्टिलाइज़र छिड़कोगे, तो ये आपका सेंसर बता देगा कि बस कर जाओ, इतना ही बहुत है। ठीक है, आप इरिगेशन करोगे तो बता देगा पानी हो गया, बस इतना ही यहाँ पर यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ मत करो। तो वेदर कंडीशंस को देखते हुए अपने आप यहाँ पर आगाह कर देगा कि किसान अब आप रुक जाइए, इतना ही पानी आज के लिए आपके खेत में बहुत है, इतना ही फर्टिलाइज़र बहुत है। इससे क्या होगा कि फर्टिलाइज़र जो यूज़ है वो यहाँ पर कम होगा, इरिगेशन यहाँ पर कम होगी, और साथ ही जो यील्ड है वो भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जितना चाहिए था उतना दिया है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया के अंदर देखने के लिए मिले, और इनका जो सेंसर यहाँ पर है ये हमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद करेगा, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन पर कोई भी असर ना पड़े। दिस सेंसर विच वॉज अर्ली प्राइस, इसका पहले प्राइस जो था वो आपका 1.5 लाख के करीब था, लेकिन अब आपको ये 10,000 रुपये में अवेलेबल हो सकता है। ओके, तो ये न्यूज़ भी आपके काम की हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक है क्रिप्टो गैमिक गार्डन यहाँ पर बनाया गया है, और क्रिप्टो गैमिक गार्डन यहाँ पर तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, इंडिया का पहला क्रिप्टो गैमिक गार्डन इनॉग्रेट किया गया देहरादून के अंदर। ठीक है जी, अब द फर्स्ट क्रिप्टो गैमिक गार्डन द्योबन एरिया के अंदर यहाँ पर ओपन किया गया है, देहरादून उत्तराखंड में। तीनों पॉइंट याद रखना कौन कौन से इलाके हैं। ओके, तो ये द्योबन एरिया फेमस क्यों है, तो अबाउट द मैजेस्टिक द्योबन एरिया। द्योबन एरिया इसलिए यहाँ पर फेमस है क्योंकि आप देखिए इसकी जो ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब खूबसूरत इलाका है। एरिया के अंदर कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, वो पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री एरिया है, और आपको यहाँ पर देवदार के अच्छे खासे ट्री यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, यू कैन एक्सपेक्ट टू बी द क्लोज एंड पर्सनल विद द मदर नेचर हियर। आपको ऐसा फील होगा कि हम प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। ठीक है, और पॉल्यूशन इसके अंदर है नहीं, मैंने बताया। इसकी वजह से जो क्रिप्टो गेम्स हैं उनका यहाँ पर ग्रोथ अच्छी तरीके से हो जाता है। अभी क्रिप्टो गेमिक गार्डन का मतलब क्या है कि इसमें खास तरीके जो क्रिप्टो गेम यहाँ पर होते हैं वो उगाए जाएंगे इसके अंदर।
अब ये क्रिप्टोगैम क्या होते हैं, तो ये थोड़ा बायोलॉजी में चला गया, बट मैंने यहाँ पर एक स्लाइड डाल दी है। ये इसका मतलब होता है हिडन रिप्रोडक्शन। दिस फर्दर मीन्स दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस नो सीड ऑफ द फ्लावर। तो ये जो गार्डन यहाँ पर लगाया गया है, इसके अंदर जो भी प्लांट लगाए जाएंगे उनमें कोई भी सीड नहीं होगा, उनके अंदर कोई भी फ्लावर नहीं होगा। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। क्रिप्टोग्राम्स आर नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। द वेल नोन क्रिप्टोग्राम्स जैसे कि एल्गी, लाइकेन, मॉसेस, फर्न एंड फंजाई, ये सब उगाया जाएगा इस गार्डन के अंदर। बात समझ में आई आपको? तो आपको हरा हरा गार्डन मिलेगा चारों तरफ, लेकिन कोई फूल आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपके एग्जाम के काम के हो जाते हैं, यहाँ से उठा लेना, बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक खबर देखने के लिए मिली कि रेन डेफिसिट में हिट ऑयल सीड फार्मर्स। कहने का मतलब ये है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम हो रही है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि आपका जो न्यूज़ है ये आपको देखने के लिए मिलेगी कि 32% तक रेनफॉल डेफिसिट देखने के लिए मिल रहा है ओवरऑल इंडिया के अंदर। 32% तक रेनफॉल यहाँ पर कम पड़ रही है, जिसके कारण आपकी जो खरीफ की क्रॉप हैं उसके पैटर्न यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, और फार्मर्स यहाँ पर अच्छी तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आप देखिए, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया विच और सीइंग रेनफॉल डेफिसिट, सबसे ज़्यादा रेनफॉल डेफिसिट आपका देखने के लिए मिल रहा है नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के अंदर। 55% कम बारिश यहाँ पर हो रही है। जो फार्मर्स यहाँ पर ऑयल सीड उगा रहे थे, अब उन्होंने ऑयल सीड उगाना बंद कर दिया, जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट। तो अब बारिश कम होगी तो उन्होंने ऑयल सीड नहीं उगाया है। क्यों? क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो ज़्यादा होती है, और ऐसी क्रॉप्स की तरफ चले गए हैं जहाँ पर आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कम होती है। ऑलराइट, जैसे कि कॉटन है, मेज़ है। ओके, तो कुल मिला के आपको आर्टिकल में ये समझना था कि जो फार्मर्स आपके यहाँ पर ऑयल सीड उगाने वाले थे, ऊपर हेडिंग में देखिए ऑयल सीड फार्मर्स लिखा हुआ है, जो ऑयल सीड उगाने वाले थे जैसे कि आपका सोयाबीन, ग्राउंडनट, अब बारिश कम होने की वजह से उनको ये ना उगा करके कॉटन, मेज, कम वाटर रिक्वायरमेंट वाली फसलें उगानी पड़ रही हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। द हाईएस्ट डेफिसिट आपको पंजाब के अंदर मिल जाएगा, और हरियाणा के अंदर भी आपका अच्छा खासा डेफिसिट आपको मिल जाएगा। हरियाणा रिकॉर्डेड 70% एंड 80% डेफिसिट रेस्पेक्टिवली। ओके, तो पंजाब में 70% डेफिसिट मिल रहा है, हरियाणा के अंदर 80% डेफिसिट यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी इन राजस्थान विच सो ए 58% डेफिसिट ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो 58% राजस्थान के अंदर भी मिल रहा है। ओके, तो ये सब पॉइंट हैं, अखबार की न्यूज़ थी मैंने यहाँ पर। ओके, तो अगली न्यूज़ की तरफ चलें, तो अगली न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि एक्वाकल्चर फार्मर्स टू सेल प्रोडक्ट ऑन ई सांता। ये क्या है? ई सांता कुछ नहीं है, ये आपका जो एक्वाकल्चर फार्मर्स के लिए है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आंध्र प्रदेश का पोर्टल है। ओके, आपका ऑनलाइन मार्केट है एक तरीके से, ठीक है, ई सांता एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। और यहाँ के अंदर आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर मेराइन प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। ई सांता इज़ ए प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स टू बायर्स अक्रॉस द कंट्री टू अवॉइड मिडल मैन। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मिडल मैन ही है, उसको यहाँ पर अवॉइड करना है। डायरेक्ट आपका जो आपका फार्मर है उसको बायर से कनेक्ट कर देना है। प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हु रजिस्टर्ड विद मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MPEDA, वो इस पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद एक न्यूज़ और साइड में यहाँ पर डाली हुई है, खादी जो विलेज इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो कि 1989 के अंदर मिलिटेंसी के चलते असम में ख़त्म हो गया था, डेस्ट्रॉय हो गया था, उसको यहाँ पर रिवाइव किया है खादी इंडिया ने। उसके बाद MSME मिनिस्टर श्री नारायण राणे, नाम याद रखिएगा, इन्होंने लॉन्च किए हैं खादी के 2 नए प्रोडक्ट। इसमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के दोनों बस प्रोडक्ट का नाम याद रख लो, खादी कॉटन बेबी बियर और यूनिक खादी हैंडमेड पेपर स्लीपर्स। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट आपके हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स के नाम याद रख लो, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद बात करते हैं हिल्सा फिश की, जो कि एलाइड एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाता है। तो ये जो हिल्सा फ़िश है ये बहुत ही फेमस फ़िश है, और यहाँ पर ये ख़त्म हो चुकी थी गंगा से। कुछ रीज़न्स थे, जैसे कि फ़रक्का बैरेज यहाँ पर बन रहा था, फ़रक्का बैरेज के कारण जो ये फ़िश है इसकी पॉपुलेशन यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर 30 सालों के बाद फिर से यहाँ पर ये दिखाई देनी शुरू हुई है।
हैज़ नाउ बीन कॉट फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 decades। ओके, तो याद रखना इस चीज़ को। हिल्सा फिश जो है ये एक एनाड्रोमॉर्फस फिश है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी फिश जो माइग्रेट करती है फ्रॉम सैलाइन वाटर टू द फ्रेश वाटर अपने अंडों को रिलीज़ करने के लिए। तो ये एग्स को ले करने के लिए, अंडों को रिलीज़ करने के लिए फ्रेश वाटर से सैलाइन वाटर में मूव करती है। ओके, फ्रॉम सैलाइन वाटर टू फ्रेश वाटर, सॉरी, फ्रेश सैलाइन वाटर से फ्रेश वाटर पर मूव करती है। ओके, तो ये एरो इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है। इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एनाड्रोमस। ओके, और राइट। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब ये एग्जांपल आप ले सकते हो कि सैलाइन का मतलब बे ऑफ बंगाल से रिवर आपकी मिल जाएंगी, ये जमुना, मेघना, इन सब में यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाती है एग्स को रिलीज़ करने के लिए। और तो ये आपको देखने के लिए मिली पिछले 30 सालों में। ओके, यहाँ पर देखते हैं इंडिया का पहला मोंक फ्रूट, ये मोंक नाम है, ठीक है। मोंक फ्रूट यहाँ पर कल्टीवेट किया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसका कल्टीवेशन शुरू हुआ है। ये आप इसकी इमेज देख सकते हो कि किस तरीके की इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी। ऑलराइट, तो ये सॉलिड है। इन अ फर्स्ट पालमपुर बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी CSIR IHBT ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है मोंक फ्रूट को। और ये चाइना से आया है। खास पॉइंट तो ये है कि ये चाइना से आया है। फॉर फील्ड ट्रायल्स यहाँ पर किया जा रहा है कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर ये ट्रायल यहाँ पर किए जा रहे हैं और इसका पहला कल्टीवेशन कर लिया गया है। अब आपको अगर मोंक फ्रूट यानी कि इसके बारे में और कुछ जानना है तो ये पूरी स्लाइड यहाँ पर भर दी है, आप एक बार पॉज करके यहाँ पर पढ़ लो या फिर आप PDF डाउनलोड कर लो नीचे से, वहाँ से इसको पढ़ लो, ठीक है। बट एक बार इसको निकाल जरूर लेना। मैं भी कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको पढ़ूंगा। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि इसको लुआ हान जाओ भी कहा जाता है, बुद्धा फ्रूट भी कहा जाता है, अरहत फ्रूट भी कहा जाता है। ओके, तो ये सब कुछ नहीं है, ऐसे ही पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का 93वां जो फाउंडेशन डे है वो यहाँ पर मनाया गया। और ये एस्टेब्लिश किया गया था आपका 16 जुलाई 1929 को एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इसको बनाया गया था। तो 16 जुलाई याद रखना, डेट भी याद रखना और सन भी, सब कुछ याद रखना। ओके, कृषि के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपका मिलेगा कि राजस्थान की सरकार ने यहाँ पर एक स्कीम शुरू की है। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, ठीक है। तो ये मित्र ऊर्जा योजना है बेसिकली, और श्री अशोक गहलोत जी ने ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है। अब इस स्कीम के तहत है क्या, बिजली के बिल पर प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष आपको छूट मिल सकती है। ओके, जिन्होंने मीटर लगाया है उन कृषि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। ओके, और योजना का लाभ जो है मई 2021 से शुरू होगा। तो आपका जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए सरकार अपना बर्डन यहाँ पर सहेगी। खुशहाल किसान प्रगतिशील राजस्थान आपको देखने के लिए मिलेगा। योजना के तहत राज्य सरकार मीटर कृषि उपभोक्ताओं की बिजली पर प्रति माह 1000 रुपये और वार्षिक तौर पर 12,000 रुपये खर्च करेगी। मई 2021 से इसका लाभ मिलेगा उपभोक्ताओं को अपने आधार संख्या बैंक से जुड़वाने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 2-3 पॉइंट यहाँ पर याद रखना, कितने रुपये और कितने हज़ार रुपये और किस सरकार की ये स्कीम है। ओके, तो ये सब आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, तो अब चलते हैं अपनी नई जो खबर की तरफ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने यहाँ पर मिलकर के ही लॉन्च किया है आपका डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर, ठीक है जी। और इसका जो यहाँ पर आप देखें लॉन्च किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। और इनका जो काम होगा, आप देखिए कि नाम से ही स्पष्ट है कि डेयरी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम ये आपका सेल यहाँ पर करेगी, ठीक है जी। ओके, आप इसको देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने का काम करेगी, ऑन ग्राउंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। अगर आप डेयरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं। साथ ही ये आपको बताएगी कि हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी है, इसके बारे में अवेयरनेस भी यहाँ पर फैलाएगी। अब देखिए, जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये 15,000 करोड़ रुपये का फंड है। और साथ ही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, FPOs हैं, उन सबको यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी बाय दिस फंड। बात समझ में आई आपको? तो इतना पॉइंट आपको इस स्लाइड से याद रखना था कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर यहाँ पर लॉन्च किया है। ओके, अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंश्योरिंग फेयर प्राइस ऑफ पल्सेस बेनिफिट अन्नदाता, कहने का मतलब यह है कि पल्सेस के इंपोर्ट्स पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, थोड़ी सी इजी यहाँ पर की गई है प्रोसेस। देखिए पहले क्या होता था कि अगर आप पल्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी बाहरी कंट्री से तो आपके पास एक स्टॉक लिमिट होती थी कि आप इससे ज़्यादा यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते अपने पास, लेकिन अब वो स्टॉक लिमिट यहाँ पर हटा दी गई है। जो भी इम्पोर्टर हैं उनको अब कितना भी यहाँ पर आप पल्स जो है वो स्टॉक कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है। लेकिन जो होल सेलर हैं उनके पास लिमिट अभी भी है कि वो 500 मीट्रिक टन से ऊपर नहीं जमा कर सकते। मिलर्स हैं, स्टॉक लिमिट उनके लिए भी है कि वो अपने जो एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके 50% से ज़्यादा यहाँ पर नहीं आप कर सकते हो स्टॉक लिमिट, वो सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। फिर साथ ही रिटेलर्स के लिए भी स्टॉक लिमिट यहाँ पर 5 मीट्रिक टन रखी गई है, इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी खबरें भी यहाँ पर आपके काम की हो जाती हैं। आपसे पूछ सकता है कि होल सेलर के लिए लिमिट कितनी है, ठीक है, और ये आपकी एग्जैम्प्ट कर ही दी गई है। उसके बाद ये मैंगो मैप ऑफ इंडिया दिखेगा, यहाँ पर अलग अलग तरीके के मैंगो का सीज़न चल रहा है, इस वजह से मैप दिखा, मैंने यहाँ पर डाल दिया। असम की कछार डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर स्कोच अवार्ड दे दिया गया है फॉर न्यूट्रिशन गार्डन प्रोजेक्ट एट विलेज। तो उन्होंने अपने विलेज के अंदर न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसकी वजह से इनको स्कोच अवार्ड यहाँ पर दे दिया गया। ए बैकयार्ड गार्डन प्रोजेक्ट डेट अनेबल अ विलेज ऑन द बांग्लादेश बॉर्डर टू कंज्यूम द न्यूट्रिशियस प्लांट एंड द वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर प्लांट्स और वेजिटेबल्स उगाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं और उनको यहाँ पर बेचा भी जा सकता है, द सरप्लस प्रोड्यूस अगर यहाँ पर होता है। और इस काम के लिए इनको यहाँ पर दिया गया है स्कोच अवार्ड। स्कोच अवार्ड 2003 के अंदर लॉन्च किया गया था और पीपल को, प्रोजेक्ट्स को और इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जो भी इंडिया को एक बेटर नेशन बनाने की दिशा में कुछ वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया को बेटर बनाने की दिशा में एक छोटा वर्क था लेकिन इंपॉर्टेंट वर्क था, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू ट्रेन द विलेजर्स टूवर्ड्स बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, विलेजर्स को सेल्फ रिलायंट बनाना है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ग्रो एनफ, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशन नीड है वो हो सके और साथ ही जो सरप्लस यहाँ पर उगेगा उसको मार्केट के अंदर बेच करके अपना जो लाइवलीहुड है वो भी यहाँ पर चला सके, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया, उन्होंने डिजिटल फर्टिलिटी मैप यहाँ पर तैयार कर लिया है। और ये जो मैप है आपका ये आपका किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है तैयार किया गया है। बेसिकली किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको जो पूरा मैप है ये यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो इसके अंदर आप देखिए कि डिजिटल रूप में है और साथ ही मैप है, तो इसके अंदर 2500 सॉइल सैंपल्स आपको मिलेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि टू प्रिपेयर द फर्टिलिटी मैप, आप देखिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट एंड फार्मर्स इन बिहार किशनगंज आर वरीड अबाउट द ग्रोइंग डिजिटाइजेशन ऑफ द फार्मिंग का डिजिटाइजेशन होने से फार्मर्स को सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो कहीं उनकी ज़मीन को एक्वायर ना कर लें। और इसी बात की चिंता इनको यहाँ पर भी लग रही है कि फर्टिलिटी मैप तो तैयार हो गया है, इसके बेनिफिट भी होंगे लेकिन उसके नुकसान भी हो सकते हैं। आप देखिए बेनिफिट क्या होगा, फार्मर को ये पता लग जाएगा कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गेन मिल सकता है, कौन सी क्रॉप मुझे यहाँ पर उगानी चाहिए ऐसे मौसम में, सब कुछ आपको यहाँ पर ये जो मैप है इसके ज़रिए ही पता लग जाएगा। ये नई क्रॉप्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा सकते हैं और साथ ही ये पता लगा सकते हैं कि फर्टिलाइज़र एग्जैक्टली कितना देना है उनके सॉइल के लेवल के हिसाब से। बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन भी यहाँ पर उनको मिल सकता है। साथ ही आप देखें तो सॉइल फर्टिलिटी लेवल समय समय पर यहाँ पर माप सकते हैं कि रेनफॉल है, क्लाइमेट है, उसके चेंज उसके बेस पर किस तरीके की क्रॉप हमें यहाँ पर उगानी है, सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप और साइली सॉइल फर्टिलिटी क्या चल रही है उसको भी यहाँ पर देखा जा सकता है, ओके। उसके बाद अगर आप देखें तो डेंजर मैंने आपको बता ही दिया, उनको लगता है कि कोई प्राइवेट कंपनीज़ हैं या बिग कॉरपोरेट हैं वो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं और फार्मर्स को क्राइसिस में छोड़ सकते हैं, लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं या फिर प्रेडेटरी लैंडिंग का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें उनको सताती हैं और इसी वजह से ये आपका दिखेगा कि फॉर्म लॉज भी इसी वजह से यहाँ पर जो है वो क्रिटिसाइज़ किए गए थे, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट खबर यहाँ पर मिलती है कि लंदन को हमने यहाँ पर भेजे जीआई टैग्ड भूत झुलोकिया, ठीक है। तो ये एक तरीके की मिर्च है और नागालैंड से है और याद रखना इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर एक कंसाइनमेंट भेजा, नागालैंड की राजा मिर्चा भी इसको यहाँ पर कहा जाता है, इसको किंग चिली भी कहा जाता है या भूत झोलोकिया भी कहा जाता है। इसको एक्सपोर्ट किया गया लंदन को, ठीक है जी। इसको जीआई सर्टिफिकेशन मिला था 2008 के अंदर और ये दुनिया की सबसे हॉटेस्ट चिली है, ठीक है। और इसको अगर आप खा लोगे तो आपके शरीर से पसीना और कानों से धुआं निकलने लगेगा, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली मिर्च इतनी हॉट कैसे हो जाती है, इतनी ज़्यादा तीखी कैसे हो जाती है, तो उसके अंदर एक बेसिकली आपका जो कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट वो पाया जाता है जिसका नाम है कैप्सिकन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, पीटी का क्वेश्चन मिल सकता है कहीं पर भी।
त्रिपुरा यहाँ पर प्रमोट करेगा कमर्शियल कल्टीवेशन, ठीक है जी, कमर्शियल कल्टीवेशन करेगा अगार ट्री की। तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया है कि जो अगार ट्री हैं उनका हम कमर्शियल कल्टीवेशन करेंगे और अचीव हम करेंगे कि 2000 करोड़ रुपए का जो बिज़नेस है अगले 3 साल में अगार ट्री से हम यहाँ पर खड़ा कर सकें। ओके, तो त्रिपुरा सरकार का ये भी यहाँ पर मकसद है कि जो अगार के आपका वृक्ष है उससे अगार ऑयल बनता है और अगार चिप्स भी यहाँ पर हैं, जो कि आपको एक्सपोर्ट के कुछ टारगेट्स रखे गए हैं। इतनी छोटी माइन्यूट चीज़ हमको यहाँ पर नहीं पढ़नी कि कितने टारगेट रखे गए हैं, बट आप याद रखिए कि त्रिपुरा की सरकार ने ऐसा काम यहाँ पर लिया है। ओके, तो बेसिकली जो फॉर्मल पॉलिसी है उसका नाम है आपका त्रिपुरा अगार वुड पॉलिसी 2021 और टारगेट है कि जो अगार ट्री है उसकी प्लांटेशन को डबल कर देना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है 2025 तक, ठीक है जी, इस चीज़ को आप याद रखना। 50 लाख अगार ट्री इस समय भी स्टेट के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगार ट्री की बात करें तो ये एवरग्रीन ट्री हैं और त्रिपुरा के अंदर ये एबंडेंस मात्रा में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लाने के लिए इनके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। जैसे बैम्बू है ऐसे ही आपको अगार ट्री भी मिल जाएगा। बैम्बू के बाद आपका बैम्बू है, रबड़ है, ठीक है, और उसी श्रेणी में आपका अगार ट्री भी आ जाता है। इससे हम इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, साथ ही देखें इनपुट कॉस्ट भी लो है, याद रखना, पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर इट्स ग्रोथ एंड मैनेजमेंट एंड इट्स इंटरक्रॉपिंग एडेप्शन कुड मेक अ, इसको कैश क्रॉप भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसी वजह से इसका कमर्शियल यूज़ भी यहाँ पर शुरू किया गया है, ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखेंगे ये है आपके अगार ट्री, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा अगार ऑयल, ये इसकी छाल मिल जाएगी और ये आपको इसकी चिप्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ ड्रैगन फ्रूट महाराष्ट्र से चला दुबई पहुँच गया, ठीक है, यूएई के अंदर। तो 2021 जून में हमने ये काम यहाँ पर किया। ड्रैगन फ्रूट के ऊपर एक खबर अभी और पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसी चीज़ के ऊपर आपको मिलेगा, याद रखना। दुबई को हमने यहाँ पर भेजा है, महाराष्ट्र से भेजा है, पहला कंसाइनमेंट है। ड्रैगन फ्रूट है और ये इंडिजीनियस है टू द अमेरिका, कैक्टी फैमिली का है। इसको पिटाया भी कहते हैं, पिटहाया भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी पियर भी कहते हैं, नोबल वुमेन भी कहते हैं, द क्वीन ऑफ द नाइट भी कहा जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया में इसको कमलम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको मिलेगा कि फिलीपींस जो है वो ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिसने अप्रूव कर दिया है न्यूट्रिएंट एनरिच गोल्डन राइस फॉर प्लांटिंग। तो अब फिलीपींस के अंदर गोल्डन राइस जो है वो आपके लीगल तौर पर उगाए जा सकते हैं क्योंकि फिलीपींस की सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो गोल्डन राइस में अंतर क्या है, ये वाइट राइस मिल जाएंगे, गोल्डन राइस मिल जाएंगे। गोल्डन राइस के अंदर जो बीटा कैरोटीन है उसके लेवल ज़्यादा होते हैं, जो आपका विच द बॉडी कन्वर्स इनटू द विटामिन ए। तो विटामिन ए की जो पूर्ति है वो आपकी गोल्डन राइस यहाँ पर कर देते हैं, इस वजह से इसको यहाँ पर प्लांट किया जाएगा और इसीलिए यहाँ पर लिखा है न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस आपने समझी होगी, उसी के बेस पर ये काम होता है, मैंने 2-3 बार बताई भी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो एक आपको कंपनी मिल जाएगी जिसका नाम है धोरा ई डेयरी पार्टनर्स, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर आपका जो आपका एमओयू साइन किया है, एमओयू साइन किया है विद द इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस फॉर AI लेड टैग। मतलब क्या है, मतलब ये है कि धोरा ई सॉल्यूशन जो कि एक पोर्टफोलियो कंपनी है धोरा होल्डिंग्स की, इन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड डिजिटल टैग लॉन्च किया है जिसका नाम है शुराभी ई टैग, ठीक है। क्यों इन्होंने यहाँ पर कैटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो टैग है लॉन्च किया है और कैटल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। आपने देखा होगा कि गाय हैं या फिर आपके जो कैटल हैं उनके कान में एक तरीके का आपका येलो कलर का एक टैग पड़ा रहता है, उसके बेस पर हम यहाँ पर उसको देखते हैं कि कितने कैटल हैं, उनकी सेंसस वगैरह यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो उसमें थोड़े से आपके डुप्लीकेशन के चांसेस रहते हैं या फ्रॉड के चांसेस रहते हैं, इस वजह से उसको यहाँ पर आपका हटा दिया गया है और अब नया डिजिटल टैग लेकर के आए हैं जिसका नाम है सुराभी ई टैग। इसके अंदर क्या है कि जो आपका फेस है, जो आपका नाक है, मुंह है, उसकी इमेज यहाँ पर आपकी डिजिटल तौर पर सेव की जाएगी, मजल आइडेंटिटी इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद इट विल बी यूज फॉर कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यहाँ पर कैटल के इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए लॉन्च किया जाएगा और ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ इसको लॉन्च किया गया है। मजल इमेज ऑफ द कैटल आर कलेक्टेड थ्रू द सुराभी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी इसके लिए, ओके। और आपको मिलेगा कि हाई रेजोल्यूशन इमेज यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी ताकि किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन ना हो सके। यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी हर एक कैटल की यहाँ पर बनाई जाएगी, ओके। कन्वेंशनल मेथड हैं जैसे ईयर टैगिंग है, ठीक है, ये सब आपके डुप्लीकेशन और फ्रॉड की तरफ चले जाते हैं, इसीलिए ये इनिशिएटिव धोरा ई डेयरी ने यहाँ पर इसको लिया है, ओके।
उसके बाद आपको मिलेगा कि ये आपकी जो योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए न्यूज़ के अंदर आ गई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की थी, 2015-16 में लॉन्च की गई। और ये वाला जो पॉइंट है याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है वो 50,000 रुपये पर हेक्टेयर 3 साल के लिए आपको यहाँ पर देने का प्रोविज़न है क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, इतना पॉइंट सफिशियंट है। टी का जो एक्सपोर्ट है यहाँ पर आपका 241 मिलियन केजी यहाँ पर उगाया गया था, और अब जो है वो गिर करके 203 मिलियन केजी हो गया 2020-21 में। तो ये गिर गया है, हमारा ड्रॉप हो गया है, इसको याद रखिएगा, कितना हो गया उतना याद रखिए। उसके बाद अमेजोन यहाँ पर प्रोक्योर करेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो अमेजोन जो है वो आपका जो एप्पल्स हैं या और फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं वो हिमाचल प्रदेश से भी एक्योर करेगा। और इसके लिए इसने आपका जो है अमेजोन ने लॉन्च भी किया था इट्स फर्स्ट कलेक्शन सेंटर, जो कि बालाग के अंदर खोला गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि कर्नाटक ने को यहाँ पर अपना जो पहला हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग क्लस्टर यहाँ पर मिल गया है, जो कि आपका बनाया गया है रामनगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग क्लस्टर है रामनगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इट इज़ द फर्स्ट क्लस्टर इन द स्टेट। ओके, तो क्लस्टर के अंदर जो है वो मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। क्लस्टर विल बी बेस्ड ऑन द पीपीपी मॉडल के बेस पर होगा, और साथ ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 करोड़ रुपये तक का किया जाएगा। सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, रट सकते हो तो इनको रट लो। ओके, एक होती है हमारे पास फसल बीमा योजना, और उसके अंदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि अब जो है कर्नाटक की सरकार ने कह दिया है कि जब आप बीमा कर रहे होते हैं फसल का, तो उसके अंदर आपको नॉमिनी का नाम भी लिखना पड़ेगा। अभी तक नॉमिनी का नाम यहाँ पर नहीं होता था। अब कर्नाटक की सरकार ने ये फैसला दिया है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ये वाली है उसके अंदर आप नॉमिनी का नाम भी दोगे। ये स्कीम में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है अभी के लिए जो करंट अफेयर में है। इसके बाद वो जो आपका प्रीमियम रेट्स हैं वो सब आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखें गवर्नमेंट ने सेटअप किया है 2 लाख आपका जो टारगेट रखा है या अपग्रेडेशन का जो टारगेट रखा है वो रखा है 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को 2024-25 तक यहाँ पर तैयार कर देना है, और जो एग्जिस्टिंग है उनको अपग्रेड भी करके कुल मिला करके 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को यहाँ पर खोलना है। ये सब काम होगा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर, काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़। इन्होंने ये इसको नाम दिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और अपग्रेड किए जाएंगे 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज नहीं है तो उनको सेटअप किया जाएगा। बात समझ में आई आपको? ओके, तो ये जो आपके माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं ये आपके 5 साल के अंदर 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक इनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जो कि क्रेडिट लिंक्ड होगी। और आउटले भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है और 10,000 करोड़ रुपये 10,000 करोड़ रुपये उसके ऊपर खर्च भी किए जाएंगे। और ये सब जो वर्क है आपको पता है पीएम फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, जो कि मैंने पहली स्लाइड के अंदर ही पढ़ा दी थी, उससे रिलेटेड काम यहाँ पर होंगे, उसी के अंदर ये सारे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर पता लगेगा कि एपीडा जो कि आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने यहाँ पर प्रमोट किया है लद्दाख के अंदर लद्दाख का डिस्टिंक्टिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो लद्दाख के अंदर अपने तरीके की जो कुछ चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं उगती, उनकी मार्केट को बढ़ाने के लिए, उनके ब्रांड को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक फूड के स्पेशली आपका जो एपीडा है उसने लद्दाख के अंदर अपना जो इनिशिएटिव है शुरू किया है, जिससे कि जो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट हैं उनको बढ़ाया जा सके और फार्मर की इनकम बढ़ाई जा सके लद्दाख के अंदर। ठीक है जी, पॉइंट याद रखना। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि असम ने गिफ्ट भेजा है लंदन के मार्केट के लिए। मतलब कहने का ये है कि मैंने आपको काजी नींबू के बारे में बताया था, जो कि असम का जीआई टैग्ड यहाँ पर जो आपको मिलेगा, इसको जीआई टैग मिला हुआ है और इसको एक्सपोर्ट किया गया था लंदन को फ्रॉम गुवाहाटी असम से। याद रखिएगा इस सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, और कुछ आप यहाँ पर छोड़ सकते हो कि कितना भेजा कैसे भेजा। कांजी नींबू असम का है, जीआई टैग मिला हुआ है, लंदन को भेजा, बात खत्म हो गई। गवर्नमेंट ने यहाँ पर मसूर की जो दाल है उसके ऊपर जो इम्पोर्ट सब्सिडी है या फिर आपकी जो कस्टम ड्यूटी है उसको 10% कर दिया है 30% से। सिंपल सा पॉइंट है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि स्पाइसेस बोर्ड है या फिर आपका रबर बोर्ड है, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, इन सब ने मिलकर के एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि आपका जो कार्डामोम ग्रोवर्स हैं उनको यहाँ पर अच्छी खासी मदद करेगा। ठीक है, तो कार्डामोम की जो फील्ड है उनके अंदर सॉइल न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए। ठीक है, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है कार्डामोम फार्मर्स के लिए, और जो उनकी साइट स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशंस हैं, उनकी क्या नीड है फर्टिलाइज़र की, वो सब भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये सब काम केरल के अंदर हुआ है, तो याद रखना है कि किस सरकार ने किया है।
उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे द कसारगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल इज विटनेसिंग एन एग्जिस्टिंग मेकओवर, और इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि एक मिशन है इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसका नाम है कुटुम्बश्री। इस मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया है और ये क्या करेंगे, जो वेस्ट लैंड है, जो ख़राब ज़मीन वहाँ पर पड़ी हुई है, उसको वो राइस के और वेजिटेबल्स के फील्ड में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो आपका इससे रिलेटेड प्रोग्राम और चलेगा उसका नाम है पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसका नाम है मज़हापोलिमा। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है बट टर्म यही है। ठीक है, तो दो प्रोग्राम हो गए, एक तो कुटुम्बश्री जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका वेस्ट लैंड को राइस और वेजिटेबल लैंड में कन्वर्ट करेगा, जिसके चलते आपका जो फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा और पॉवर्टी इरेडिकेशन की जा सकती है। और जो पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसका नाम आपको मिलेगा मज़हापोलिमा। ओके, तो ये सब जो है फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर किया जाता है अलग अलग तरीके से। हरिद्वार यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा बिटर गोर्ड और ओकरा को दुबई को फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ऐसे ही याद रख लो इस चीज़ को, ओकरा और बिटर गोर्ड को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर असम के सीएम ने ले कर दिया है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा। ओके, तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता विश्व शर्मा, उन्होंने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, तो आप ये देखिए कि मंडेर दिशा विलेज के अंदर, दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बनाया जाएगा। तो दोनों का नाम याद रखिए, विलेज का भी याद रखिएगा और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50,000 करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के द्वारा ये आपका काम किया जा रहा है। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा कि द प्रोजेक्ट वंस कंप्लीट, अगर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, सिंपल सी बात है, और लोकल्स यूथ को भी यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। ओके, दूसरी आपको खबर मिलेगी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑफर की है 50% सब्सिडी टू द फार्मर्स फॉर ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन। तो ऐसे जो फार्मर्स हैं, बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, जो ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन कर रहे हैं उनको 50% तक सब्सिडी दी जा सकती है। मिशन क्या है, मिशन ये है कि बुलंदशहर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 2 लाख हेक्टेयर पर आपको ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन करनी है, जिससे कि हमारा जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है उसको बूस्ट किया जा सके। इसके लिए आपको 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी, यानी कि टोटल कॉस्ट की 50% सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, तो ये है हमारी भैया लास्ट स्लाइड, और वीडियो जो है वो लगभग 80 मिनट की यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो इससे टेंशन मत लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी ना किसी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में 100% फंसेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं, और जो आपको यहाँ से देखना था वो और कुछ नहीं देखना था, बताइए बस आप कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। लास्ट तक पहुँचे हो तो लिखो कि मैं लास्ट तक पहुँचा। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर किया करो, शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।